नमस्कार दोस्तों, हाल ही सामने आई एप्स्टीन फाइलों में दिल दिमाग दोनों को खोल दिया है। हर एक व्यक्ति इस सब से परेशान है। सोचो, जब संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ऐसा कर सकता है तो आम जनता और दो कौड़ी के दरिंदे तो रोड पर आकर खुला रेप करेंगे। जिस तरह ट्रंप छोटी बच्चियों की सप्लाई करके अंधा पैसा कमाना चाहता था, वैसा अगर भारत के प्रधानमंत्री सोचे तो क्या होगा। ट्रंप यह खेल आज से नहीं बल्कि कई सालों से खेलता चला आ रहा है, लेकिन कहते नहीं है किसी के बारे में जब तक पूरी सच्चाई न मालूम हो जाए लोग जागरूक कहां होते हैं। लेकिन इतना कुछ होने के बावजूद भी अगर आपको लगता है कि इनके ऊपर कड़ी कार्यवाही होगी तो आप गलत है। इस बात की तो चर्चा आने वाले समय में होगी। चलिए जानते हैं बारीकी से। डोनाल्ड ट्रंप ने खुद ही ट्वीट करके ट्विटर में लिखा है, एप्स्टीन फाइल में मोदी का भी नाम है और इस पर मोदी का भी हाथ है। अब जब मोदी की बात आई तो मोदी ने रातों रात ट्रेड डील फाइनल कर लिया। अभी कितना कुछ इन फाइलों में छिपा है, सामने आते ही होश उड़िए जाएंगे। आखिरकार जिन एप्स्टीन फाइल्स को लेकर वर्षों से रहस्य, आरोप और साजिशों की चर्चा चल रही थी, उनके नए हिस्सों के सार्वजनिक होने के बाद एक बार फिर राजनीतिक और कारोबारी गलियारों में हलचल तेज हो गई है। सवाल उठ रहा है कि इन दस्तावेजों में आखिर ऐसा नया क्या है जिसने बहस को फिर जगा दिया। कुछ आधिकारिक कोर्ट रिकॉर्ड, गवाही के अंश, संपर्क सूची और यात्रा से जुड़े विवरण सामने आए हैं, जिनमें कई प्रभावशाली व्यक्तियों के नाम संदर्भ के रूप में दर्ज बताए जा रहे हैं। यही वह बिंदु है जहां से चर्चा और विवाद दोनों शुरू होते हैं। लेकिन यहां सबसे महत्वपूर्ण बात समझना जरूरी है, किसी दस्तावेज में नाम का उल्लेख होना और किसी अपराध में दोषी ठहराया जाना, ये दोनों बिल्कुल अलग बातें हैं। कानूनी प्रक्रिया में नाम आना कई कारणों से हो सकता है। किसी सामाजिक कार्यक्रम में उपस्थिति, यात्रा रिकॉर्ड में जिक्र, किसी तीसरे व्यक्ति की गवाही या सिर्फ संपर्क सूची में दर्ज होना। इन स्थितियों का मतलब यह नहीं कि संबंधित व्यक्ति ने कोई अपराध किया है या उनके खिलाफ आरोप साबित हो चुके हैं। अदालत में दोष सिद्ध होना एक लंबी और ठोस साक्ष्यों पर आधारित प्रक्रिया है, और जब तक ऐसा न हो, किसी भी व्यक्ति को अपराधी घोषित करना कानून और नैतिकता दोनों के खिलाफ है। एप्स्टाइन प्रकरण पहले ही वैश्विक स्तर पर संवेदनशील और जटिल मामला रहा है। इसलिए इन फाइलों के जारी होने के बाद पारदर्शिता, जवाबदेही और न्याय की मांग तो तेज हुई है, लेकिन साथ ही जिम्मेदार रिपोर्टिंग और तथ्यों की सावधानी पूर्वक व्याख्या भी उतनी ही जरूरी है। यह मुद्दा सिर्फ नामों की सूची का नहीं, बल्कि न्यायिक प्रक्रिया, संस्थागत जवाबदेही और सार्वजनिक विश्वास का भी है। इसलिए हर खुलासे को सनसनी की नजर से नहीं, बल्कि कानूनी और तथ्यात्मक दृष्टिकोण से समझना ही सबसे संतुलित और जिम्मेदार तरीका होगा। जेफरी एप्स्टीन का मामला पहली बार बड़े स्तर पर तब सुर्खियों में आया जब उन पर नाबालिग लड़कियों के यौन शोषण और सेक्स ट्रैफिकिंग से जुड़े गंभीर आरोप लगाए गए। 2000 के दशक की शुरुआत में फ्लोरिडा में उनके खिलाफ जांच शुरू हुई थी। 2008 में उन्होंने एक विवादित प्लिया डील के तहत कम गंभीर आरोप स्वीकार किए और सीमित सजा पाई, जिस पर बाद में काफी आलोचना हुई। आलोचकों का कहना था कि उस समझौते ने उन्हें कठोर सजा से बचा लिया और कई पीड़ितों को न्याय नहीं मिला। 2019 में मामला फिर से खुला जब न्यूयॉर्क की फेडरल एजेंसियों ने उन पर नाबालिगों की सेक्स ट्रैफिकिंग के आरोप में गिरफ्तारी की। अभियोजन पक्ष के अनुसार एप्स्टीन ने कथित तौर पर कई वर्षों तक नाबालिग लड़कियों का शोषण किया और अपने प्रभाव तथा नेटवर्क का इस्तेमाल किया। उनकी गिरफ्तारी के बाद यह मामला अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बन गया, क्योंकि उनके संपर्कों में कई प्रभावशाली और मशहूर व्यक्तियों के नाम सामने आने लगे। अगस्त 2019 में ट्रायल शुरू होने से पहले ही एप्स्टीन की न्यूयॉर्क की एक संघीय जेल में मृत्यु हो गई। अमेरिकी अधिकारियों ने आधिकारिक रिपोर्ट में इसे आत्महत्या बताया। हालांकि उनकी मौत को लेकर कई सवाल और साजिश सिद्धांत भी सामने आए। जेल की निगरानी, सुरक्षा में कथित चूक और हाई प्रोफाइल संपर्कों के कारण यह मामला और भी संवेदनशील बन गया। फिर भी आधिकारिक जांच एजेंसियों और मेडिकल एग्जामिनर की रिपोर्ट ने उनकी मौत को आत्महत्या ही करार दिया। एप्स्टीन फाइल्स कोई एक आधिकारिक शीर्षक नहीं है, बल्कि यह एक सामूहिक शब्द है जिसका इस्तेमाल मीडिया और जनता उन दस्तावेजों के लिए करती है जो जेफरी एप्स्टीन से जुड़े मामलों में अदालतों या जांच एजेंसियों के रिकॉर्ड का हिस्सा रहे हैं।
इनमें मुख्य रूप से अमेरिकी संघीय अदालतों में दाखिल केस फाइलें, गवाहियों, डिपोजिशंस के ट्रांसक्रिप्ट, ईमेल रिकॉर्ड, संपर्क सूची, कॉन्टैक्ट लिस्ट्स, फ्लाइट लॉग्स और कुछ सीलबंद सील्ड दस्तावेज शामिल रहे हैं, जिन्हें समय समय पर अदालत के आदेश से सार्वजनिक किया गया। कई दस्तावेज न्यूयॉर्क की फेडरल कोर्ट से जुड़े सिविल मुकदमों के तहत जारी हुए, जबकि कुछ सामग्री जांच एजेंसियों की कार्यवाही से संबंधित रही है। इन फाइलों में अलग अलग प्रकार की जानकारी पाई जाती है। उदाहरण के तौर पर फ्लाइट लॉग्स में यह दर्ज हो सकता है कि किस तारीख को किस विमान में कौन यात्रा कर रहा था। संपर्क सूची में फोन नंबर या नाम हो सकते हैं। वहीं डिपोजिशन डॉक्यूमेंट्स यानी गवाही के रिकॉर्ड में व्यक्तियों के बयान शामिल होते हैं, जिनमें कई बार अन्य लोगों का उल्लेख भी होता है। लेकिन यह समझना महत्वपूर्ण है कि इन दस्तावेजों में किसी नाम का होना अपने आप में किसी अपराध का प्रमाण नहीं होता। अधिकांश मामलों में फाइलों में संदर्भ, संपर्क या गवाहियों में उल्लेख होता है, न कि सीधे सीधे ठोस आपराधिक आरोप सिद्ध करने वाले निष्कर्ष। किसी व्यक्ति के खिलाफ अपराध सिद्ध होने के लिए अदालत में स्वतंत्र जांच, साक्ष्य और न्यायिक प्रक्रिया आवश्यक होती है। इसलिए एप्स्टीन फाइल्स में नाम दिखाई देना और कानूनी रूप से दोषी ठहराया जाना दोनों अलग अलग बातें हैं। यही कारण है कि इन दस्तावेजों को पढ़ते और रिपोर्ट करते समय कानूनी संदर्भ और सावधानी बेहद जरूरी मानी जाती है। डोनाल्ड ट्रंप का नाम जेफरी एप्स्टीन से जुड़े कुछ सार्वजनिक दस्तावेजों और मीडिया रिपोर्टों में मुख्यतः सामाजिक संपर्क, सोशल कॉन्टैक्ट के संदर्भ में सामने आया है। 1990 और शुरुआती 2000 के दशक में दोनों न्यूयॉर्क और फ्लोरिडा के हाई प्रोफाइल सोशल सर्किल में दिखाई देते थे। कुछ फ्लाइट लॉग्स और गवाहियों में उनका नाम संदर्भ के रूप में दर्ज हुआ है, लेकिन यह उल्लेख मुख्य रूप से सामाजिक परिचय या कार्यक्रमों से जुड़ा बताया गया है, न कि किसी आपराधिक गतिविधि के प्रत्यक्ष आरोप के रूप में। जहां तक कानूनी स्थिति का सवाल है, अब तक किसी संघीय अदालत ने ट्रंप के खिलाफ एप्स्टीन मामले में आपराधिक आरोप तय नहीं किए हैं। दस्तावेजों में नाम आने और अदालत द्वारा आरोप तय करने के बीच बड़ा अंतर होता है। सार्वजनिक रिकॉर्ड के अनुसार उनके खिलाफ इस केस में कोई आपराधिक अभियोग, इंडाइटमेंट स्थापित नहीं हुआ है। ट्रंप ने पहले भी सार्वजनिक रूप से कहा है कि उनका एप्स्टीन से वर्षों पहले संपर्क टूट गया था और उन्होंने किसी भी गलत गतिविधि में शामिल होने के आरोपों से इनकार किया है। उनका रुख यह रहा है कि वे एप्स्टीन के साथ सीमित सामाजिक परिचय तक ही जुड़े थे। इसलिए कानूनी रूप से देखें तो नाम का उल्लेख और अपराध सिद्ध होना दो अलग बातें हैं, और अब तक उपलब्ध आधिकारिक रिकॉर्ड में उनके खिलाफ इस मामले में कोई दोष सिद्ध नहीं हुआ है। तक एप्स्टीन फाइल्स में जिन नामों का उल्लेख सामने आया है, उनमें से किसी भी बड़े नेता या हाई प्रोफाइल व्यक्ति को केवल इन दस्तावेजों में नाम आने के आधार पर सजा नहीं हुई है। जेफरी एप्स्टीन खुद 2019 में गिरफ्तारी के बाद ट्रायल से पहले ही मृत्यु को प्राप्त हुए, इसलिए उनके खिलाफ अंतिम अदालत का फैसला नहीं आ सका। उनकी सहयोगी घिस्लेन मैक्सवेल को अलग केस में दोषी ठहराया गया और सजा हुई, लेकिन यह सजा अदालत में पेश किए गए स्वतंत्र साक्ष्यों और मुकदमे की प्रक्रिया के आधार पर हुई थी, सिर्फ नाम आने के आधार पर नहीं। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि किसी दस्तावेज, फ्लाइट लॉग, कॉन्टैक्ट लिस्ट या गवाही में नाम का उल्लेख होना अपने आप में दोष सिद्ध होने के बराबर नहीं है। कानूनी प्रक्रिया में अपराध सिद्ध करने के लिए ठोस साक्ष्य, जांच एजेंसियों की रिपोर्ट, अभियोजन पक्ष के तर्क और अदालत का निर्णय आवश्यक होता है। केवल संदर्भ के रूप में नाम दर्ज होना या किसी गवाह द्वारा उल्लेख किया जाना कानूनी रूप से दोषी ठहराने के लिए पर्याप्त नहीं माना जाता। जहां तक जांच की बात है, विभिन्न एजेंसियों द्वारा संबंधित पहलुओं की जांच समय समय पर की जाती रही है। कुछ दस्तावेज अदालत के आदेश से सार्वजनिक हुए हैं और कुछ पहलू अभी भी सीलबंद या समीक्षा के अधीन हो सकते हैं। हालांकि व्यापक आपराधिक जांच का दायरा पहले की तुलना में सीमित माना जाता है, लेकिन सिविल मुकदमे और दस्तावेजों की कानूनी समीक्षा जैसे प्रक्रियात्मक कदम अलग अलग स्तर पर जारी रह सकते हैं। कुल मिलाकर यह मामला कानूनी, राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर अब भी चर्चा का विषय बना हुआ है। धन्यवाद दोस्तों।